नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम ब्रिटिश भारत के इतिहास में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हमारे पास स्रोत हैं 1793 से 1853 के बीच पास हुए 4 चार्टर एक्ट्स। और ये सुनने में शायद थोड़े कानूनी दस्तावेज लगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन असल में ये उस प्रक्रिया की कहानी बताते हैं कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी धीरे धीरे एक सरकार बन गई और कैसे ब्रिटिश क्राउन की पकड़ भारत पर मजबूत होती चली गई। बिल्कुल। ये सिर्फ कंपनी के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं था। हर 20 साल में ब्रिटिश संसद इस मौके का इस्तेमाल करती थी भारत पर अपना कंट्रोल थोड़ा और कसने के लिए। तो चलिए इस कहानी को खोलना शुरू करते हैं। पहला पड़ाव 1793 का चार्टर एक्ट। यहाँ से शुरुआत कैसे हुई? 1793 ने कह सकते हैं 2 बहुत बड़े काम किए। पहला, उसने गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। अच्छा। पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक स्पेशल पावर दी गई थी कि वो अपने काउंसिल के फैसलों को खारिज कर सकते हैं। इस एक्ट ने उस पावर को परमानेंट कर दिया। ये एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता को केंद्रित करने की एक बहुत सोची समझी शुरुआत थी। और ये ताकत सिर्फ कलकत्ता तक ही थी या इसका असर दूसरी जगहों पर भी दिख रहा था? यहीं पे दूसरा बड़ा काम आता है। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल का कंट्रोल बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पे भी बढ़ा दिया। तो एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाने की कोशिश हो रही थी। बिल्कुल, एक केंद्रीकृत शासन की तरफ ये पहला ठोस कदम था। ठीक है, तो सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, लेकिन कंपनी तो बिजनेस करने आई थी, उसके व्यापार का क्या हुआ? व्यापार के मोर्चे पर तो कंपनी की मजेदारी थी। उसका जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे अगले 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। तो एक्सक्लूसिव राइट्स अभी भी कंपनी के पास ही थे? हाँ, लेकिन यहीं पर एक बहुत चालाकी भरा पेंच डाला गया। वो क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी अब भारतीय खजाने से दी जाएगी। एक मिनट, इसे ठीक से समझते हैं। मतलब जो लोग कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे उनकी तनख्वाह भारत के लोग दे रहे थे? हाँ, भारत के राजस्व से। ये तो हितों का सीधा टकराव लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही चालाक वित्तीय व्यवस्था थी। मतलब भारत के प्रशासन का और उस पर नियंत्रण का सारा खर्च अब सीधे भारत को ही उठाना था। भारत की दौलत का इस्तेमाल भारत पर ही शासन करने के लिए। एकदम, जिसे बाद में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का एक बड़ा हिस्सा माना गया। तो 1793 ने केंद्रीकरण की नींव रखी और खर्च का बोझ भारत पर डाल दिया। अब 20 साल आगे चलते हैं। 1813 में कहानी ने क्या मोड़ लिया? कहानी ने बहुत बड़ा मोड़ लिया। 1813 के एक्ट ने कंपनी का वो व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया। अच्छा, पूरी तरह से? लगभग पूरी तरह से। बस 2 चीजों को छोड़कर, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इन पर एकाधिकार बना रहा। तो अब भारत का बाजार बाकी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी खुल गया था? हाँ, ये ब्रिटेन के दूसरे व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इस एक्ट में एक और बहुत बड़ी बात कही गई थी। वो क्या थी? पहली बार इस एक्ट ने साफ साफ कहा कि भारत में कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की निर्विवाद संप्रभुता है। अनडाउटेड सॉवरेनिटी। ये तो सिर्फ एक कानूनी लाइन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से ऐलान था कि असली बॉस कौन है। कंपनी सिर्फ एक मैनेजर है, मालिक तो लंदन में बैठा क्राउन है। एकदम सही। ये मुखौटा फिसलने जैसा था। और इसी सोच के साथ 2 और दरवाजे खोले गए जिनका असर भारत के समाज पर बहुत गहरा पड़ना था। आप ईसाई मिशनरियों और पश्चिमी शिक्षा की बात कर रही हैं? जी, ईसाई मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत मिली और साथ ही भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का एक प्रावधान भी किया गया। तो क्या इसका मकसद सच में भारतीयों को, जैसा कहा जाता है, प्रबुद्ध करना था या फिर एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो प्रशासन चलाने में मदद करे? ये बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और शायद दोनों ही बातें सच थी। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश प्रभाव अब भारत के समाज में और गहराई तक जाने लगा। तो 1813 ने कंपनी के पंख कतरने शुरू कर दिए। अब चलते हैं 1833 पर। स्रोत इसे केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम कहते हैं। ऐसा क्यों? ये दावा बिल्कुल सही है। 1833 का एक्ट एक तरह से सत्ता के पिरामिड को पूरा कर रहा था। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले ऐसे गवर्नर जनरल बने? हाँ। तो ये सिर्फ एक टाइटल का बदलाव था या इसका कोई व्यावहारिक मतलब भी था? नहीं, ये टाइटल से कहीं ज्यादा था। इसका मतलब था कि सारी सिविल और मिलिट्री पावर, सब कुछ अब सीधे भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया। और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों का क्या? उनसे कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का एकमात्र अधिकार
भारत के गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के पास था। एक देश, एक शासक, एक कानून। बिल्कुल। उस दिशा में एक निर्णायक कदम और एक और छोटा लेकिन सांकेतिक बदलाव हुआ था। कानूनों के नाम में। हाँ, पहले के कानूनों को रेगुलेशंस कहा जाता था, अब इस एक्ट के तहत बने कानूनों को एक्ट्स कहा जाने लगा। तो शासन अब ज्यादा औपचारिक हो रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ? 1833 के एक्ट ने कंपनी की पहचान ही बदल दी। उसकी सभी व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से खत्म कर दी गईं। चाय और चीन वाला व्यापार भी? वो भी खत्म। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था नहीं रही, वो सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय बन गई जिसका काम ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन करना था। तो यहाँ पे वो मैनेजर बना मालिक वाली बात पूरी तरह से लागू हो गई। बिल्कुल। एक्ट में साफ साफ लिखा था कि कंपनी के भारतीय क्षेत्र हिज मैजेस्टी उनके उत्तराधिकारियों और वारिसों के लिए एक ट्रस्ट के रूप में उसके कब्जे में है। मतलब ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम बस इसकी देखभाल कर रहे हो। सही कहा, असली मालिक हम हैं, जब चाहेंगे चाबियां वापस ले लेंगे। अच्छा, एक मिनट, अगर कंपनी अब सिर्फ प्रशासन चला रही थी तो उसके अधिकारियों की भर्ती कैसे होती थी? क्या भारतीयों के लिए कोई दरवाजा खुला? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। 1833 के एक्ट ने पहली बार सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया था। और इसमें भारतीयों को भी शामिल करने की बात थी? हाँ, कहा गया था कि किसी भी भारतीय को धर्म, जन्म स्थान या रंग के आधार पर किसी पद से नहीं रोका जाएगा। ये तो सुनने में बहुत प्रगतिशील लगता है। तो क्या ये लागू हुआ? नहीं हो सका। कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। अच्छा, उनके लिए ये अपने विशेषाधिकार खोने जैसा था, तो इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। तो 1833 ने सत्ता को पूरी तरह से एक जगह केंद्रित कर दिया। अब इस कड़ी का आखिरी एक्ट 1853, इसमें क्या नया था? 1853 का एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भविष्य की आहट देता है। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के कामों को 2 हिस्सों में बांटा। विधायी और कार्यकारी? हाँ, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। मतलब उन्होंने एक तरह की मिनी पार्लियामेंट या छोटी संसद बना दी। एक टीम नियम बनाएगी, दूसरी उन्हें लागू करेगी। बिल्कुल। उन्हें महसूस हुआ कि कानून बनाना एक खास काम है जिसके लिए एक अलग बॉडी होनी चाहिए। इसलिए काउंसिल में 6 नए सदस्य जोड़े गए जिन्हें विधायी पार्षद कहा गया। और इसे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम दिया गया। जी, ये भारत में आधुनिक विधायी व्यवस्था की शुरुआत थी। और सिविल सेवाओं का क्या हुआ? जो कोशिश 1833 में नाकाम हो गई थी, वो यहाँ सफल हुई। अच्छा। हाँ, इस एक्ट ने सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की और सबसे अहम बात, इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। और इसी के लिए 1854 में मैकाले समिति बनी थी। बिल्कुल। तो सैद्धांतिक रूप से अब कोई भी भारतीय अपनी काबिलियत के दम पर प्रशासन में आ सकता था। लेकिन इस एक्ट में कंपनी के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा संकेत छुपा था। हाँ, और शायद यही इस एक्ट का सबसे बड़ा संदेश था। वो क्या? पिछले सभी चार्टर्स ने कंपनी के शासन को 20-20 साल के लिए बढ़ाया था, है ना? हाँ। लेकिन 1853 के एक्ट ने कंपनी के शासन को आगे तो बढ़ाया, पर किसी निश्चित समय सीमा के लिए नहीं। इंतजार कीजिए, मतलब उन्होंने लाइसेंस तो रिन्यू किया पर उस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी। नहीं लिखी। ये तो बहुत अजीब बात है। ये तो एक तरह की चेतावनी लगती है। ये चेतावनी ही थी। एक साफ संकेत था कि कंपनी का शासन कभी भी खत्म किया जा सकता है। संसद जब चाहेगी सत्ता सीधे अपने हाथों में ले लेगी। और हम जानते हैं कि ठीक 4 साल बाद 1857 में क्या हुआ। बिल्कुल, इस एक्ट ने उस अंत की पटकथा लिख दी थी। इसमें प्रतिनिधित्व को लेकर भी तो एक नई, भले ही बहुत छोटी शुरुआत हुई थी। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 6 नए सदस्य जोड़े गए थे, उनमें से 4 की नियुक्ति मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा की जानी थी। तो पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। बहुत सीमित था, पर ये भारत में प्रतिनिधित्व आधारित शासन की पहली झलक थी। तो अगर हम इन 60 सालों के सफर को देखें, 1793 से 1853 तक, तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। एक व्यापारिक कंपनी के प्रभाव धीरे धीरे कतरे गए। उसका एकाधिकार खत्म हुआ, उसकी व्यापारिक पहचान छीन ली गई और उसे ब्रिटिश क्राउन के एक प्रशासनिक एजेंट में बदल दिया गया। और साथ ही साथ सत्ता एक बिंदु पर केंद्रित होती गई, भारत का गवर्नर जनरल। हर 20 साल में कंपनी थोड़ी कमजोर होती गई और ब्रिटिश सरकार थोड़ी ज्यादा मजबूत। तो 1853 का एक्ट इस कहानी का अंत नहीं था। नहीं, वो एक नए अध्याय की प्रस्तावना थी जिसमें कंपनी का किरदार खत्म होने वाला था और ब्रिटिश राज का सीधा शासन शुरू होने वाला था। क्या कमाल का सफर है। बिल्कुल।
और यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। जरूर। 1853 के एक्ट ने सिविल सेवाओं को भर्तियों के लिए खोला और विधान परिषद में सीमित स्थानीय प्रतिनिधित्व की भी शुरुआत की। सवाल ये उठता है कि क्या ये भारतीयों को शासन में शामिल करने का एक वास्तविक उदार प्रयास था, या फिर इतने विशाल देश पर राज करने के लिए ब्रिटिश सिस्टम को और ज्यादा कुशल बनाने की एक रणनीतिक जरूरत थी? इन सुधारों के पीछे की असली मंशा क्या थी? सशक्तिकरण या दक्षता? हाँ, ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।